हेलो एवरीवन, दिस इज देवांग पाठक और हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट का हमारा अगला लेक्चर जो 11th क्लास के टॉपिक चल रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और यूनिट्स के बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। यूनिट किसे कहते हैं, हम लास्ट में इस टॉपिक पे हमने क्लास छोड़ी थी और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। यूनिट किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सर्टेन और स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी यूनिट कहलाती है। इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू सर्टेन होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, और स्टैंडर्ड का मतलब सभी लोगों के द्वारा माने जाने योग्य होनी चाहिए, उसको सभी उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होने चाहिए। यूनिट की कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनिट किस तरह का होना चाहिए हम उसके बारे में ज़रा आज पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम यूनिट सिस्टम्स के बारे में। तो यूनिट किस तरह का होना चाहिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जो यूनिट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है यूनिट की वो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कि यूनिट जो है वो सभी लोगों के द्वारा माने जाने योग्य होना चाहिए। कोई भी यूनिट है, मैंने आपको बताया था 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम वेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, सब उसको मानने चाहिए कि 1 किलोग्राम का वेट नहीं होता है। हर किसी के लिए उस 1 किलोग्राम के वेट की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो जो यूनिट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, किसी और के लिए अलग या किसी और के लिए अलग। वेल डिफाइंड यूनिट हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो सब में, तो ये यूनिट की जो है वो पहली प्रॉपर्टी, यानी कि यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो यूनिट की आती है दैट इज कॉल्ड इनवेरिएबिलिटी। यूनिट जो है वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल से मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो जगह, स्थान, जगह या टाइम के हिसाब से बदलनी नहीं चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। यूनिट पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, किसी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि कहीं पर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यूनिट की वैल्यू उसके अनुसार बदलनी नहीं चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वेसल के अंदर, एक पात्र के अंदर घी लिया। क्या लिया, घी, और उसका हमने जो वॉल्यूम मेजरमेंट किया, एक वेसल लिया और उसके अंदर हमने जो वॉल्यूम मेजरमेंट किया उसका वो मेजरमेंट आया यहाँ इस लेवल तक। मान लीजिए इसमें घी भरा हुआ है, ये जो लेवल है इस लेवल तक इस वेसल के अंदर जो है वो घी भरा हुआ है, इस लेवल तक। और जिस जगह पर ये मेजरमेंट किया गया है इसके वॉल्यूम का, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान लीजिए है, कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का इस जगह का तापमान है, इस जगह का टेम्परेचर है जहां इसका वॉल्यूम नापा गया इस घी का। कि जो भी वॉल्यूम है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, x लीटर, x मिलीलीटर, जो भी है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी वॉल्यूम है वो हमने नापा उस जगह पर जहां इसका वॉल्यूम था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी घी के वेसल को हम एक ऐसी जगह लेके गए जहां जो टेम्परेचर था दूसरी जगह का, वो जो टेम्परेचर था वो अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। तो क्या होगा, ये जो वेसल के अंदर घी था वो जमेगा, ठंड की वजह से जम जाएगा, और जमने की वजह से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि पहले जो लेवल यहाँ तक था इस वेसल के अंदर, अब वो लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब जो लेवल है वॉल्यूम का इस वेसल में वो ये वाला लेवल है, और टेम्परेचर जो इस जगह पर है वो ये है। तो जहां हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाली जगह पे इसको नापा, वहां इसका वॉल्यूम कम आया, और जहां हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जगह पर अगर हम नाप रहे हैं तो यहाँ इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई ऐसा वेसल बनाया है जो वॉल्यूम नापता है, फिक्स वॉल्यूम नापता है, कोई भी अमाउंट, मान लीजिए ये 500 ml का एक वेसल है, ये जो वेसल है वो आधा लीटर का, यानी कि 500 ml का वेसल है।
यदि मैं यहाँ पर पूरे 500 ml नापूंगा तो यहाँ तक ये घी भर जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नापूंगा तो यहाँ टेम्परेचर की वजह से ये जो है वॉल्यूम इसका कम आ पाएगा बजाय तुलना में, सॉरी यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आएगा बजाय इसके। तो यहाँ पर टेम्परेचर बदलने से आपके मेजरमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना अच्छे से कि जो यूनिट होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 500 ml 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 500 ml 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग होगा। 500 ml दोनों जगह 500 ml ही होगा। यूनिट इस तरह से बनाया गया है कि वो जो वॉल्यूम है वो किसी भी टेम्परेचर पर सेम रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर हम 500 ml में ग्राम्स में वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे, यहाँ 500 ml में यहाँ ज़्यादा ले लेंगे, यहाँ कम ले लेंगे। ये बात आप लोगों के समझ में आई? तो यूनिट जो है वो इनवेरिएबल होना चाहिए, वो किसी भी तरह से जगह के टाइम के हिसाब से उस पर मौसम का या किसी और चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यूनिट की, वेल डिफाइंड और इनवेरिएबिलिटी। यूनिट कैसा होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए। तीसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एसेसिबिलिटी। एसेसिबल का मतलब क्या है? एसेसिबिलिटी का मतलब यह है कि आप यूनिट को कहीं भी आसानी से बना सकें। एसेसिबिलिटी का मतलब है कि यूनिट जो है वो कहीं भी आसानी से प्राप्त की जा सके, आप उन यूनिट्स को कहीं भी रिप्रोड्यूस कर सकें। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम का बाट है या आधा लीटर का कोई वॉल्यूम है, कोई वेसल है जिससे हम नापते हैं, ये बना दिए गए और इसको हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस 1 किलोग्राम का जो बाट जो आयरन से बना हुआ है वेट, उसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इजीली जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूनिट एसेसिबल होना चाहिए, हर जगह आसानी से प्राप्त हो जाने योग्य होना चाहिए। इसकी एसेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने यूनिट के बारे में पढ़े कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, इनवेरिएंस होना चाहिए यूनिट में, इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए और एसेसिबिलिटी यूनिट के अंदर होनी चाहिए। ये 3 यूनिट की जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 3 गुण यूनिट के अंदर होने ही होने चाहिए। एक और हम कह सकते हैं विच इज़ कन्वीनियंट इन यूज़। जो यूनिट है उसकी चौथी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो यूज़ करने में कन्वीनियंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 किलोग्राम का वेट बनाया, तो वो वेट बनाया हमने थोड़ा छोटा है, उसको आसानी से हम उठा सकते हैं। मान लीजिए 1 किलोग्राम का वेट बना दिया इतना बड़ा, हमने डिफाइन कर दिया कि ये 1 किलोग्राम का वेट है आयरन पीस, और इतना बड़ा उसको बना दिया भारी, तो क्या आप उसको आसानी से यूज़ कर सकें? नहीं, उसको आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। यूनिट कैसा होना चाहिए? जो आसानी से यूज़ हो जाए, कन्वीनियंट हो यूज़ करने में। छोटा सा बांट होता है, हम उसको उठा के और रख लेते हैं। अगर उसका वॉल्यूम एरिया बहुत बड़ा हो यूनिट का, मान लो कि हम उसको छोटा बनाने के बजाय इतना बड़ा बना दें, काफ़ी बड़ा, तो उसको उठाने में रखने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यूनिट को इस तरह से बनाया जाता है कि वो यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट हो। तो ये यूनिट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हर यूनिट में होनी ही चाहिए, तब जाके वो यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड होता है और हम लोग उसको मेजरमेंट में काम लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं यूनिट सिस्टम के अंदर। यूनिट सिस्टम क्या होता है? अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम्स। जैसे हमको लेंथ का मेजरमेंट करना होता है, मान लीजिए लंबाई का जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे अपनी कॉपी में मैथमेटिक्स में, तो जब हम लाइन खींचते थे तो हम किस यूनिट को काम में लेते थे? लाइन की मेजरमेंट के लिए हम काम लेते थे सेंटीमीटर या मिलीमीटर को। 5.6 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो जब हम कॉपी में काम करते हैं तो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर को एज अ यूनिट काम लेते हैं। जब हम खेल खेलते हैं, मैदान में दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, तो वहाँ जो ट्रैक की लंबाई नापते हैं हम लोग किस में नापते हैं? मीटर्स में नापते हैं। जैसे 100 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस है, इस तरह से नापते हैं। जब कभी किसी घर का, मकान का निर्माण हो रहा होता है, किसी भी जगह पे कहीं भी निर्माण हो रहा होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर जो डिस्टेंसेस नापी जाती हैं वो फीट में नापी जाती है ना, कि ये इस कमरे की लंबाई कितनी है, 20 फीट, 30 फीट, जो भी है वो लंबाइयाँ फीट में या इंचेस में नापी जाती हैं।
तो कौन सा यूनिट सही है लंबाई के मेजरमेंट के लिए, ये हम कैसे तय करते हैं? ये हम तय करते हैं हमारे मेजरमेंट के एरिया या उसकी जो भी उसका जो दायरा है उसके हिसाब से। यदि हमको छोटे मेजरमेंट करने हैं, काफ़ी छोटे, तो हम सेंटीमीटर मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े बड़े करने हैं तो इंचेस का, फीट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बहुत बड़े मेजरमेंट हैं तो किलोमीटर का भी, माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इतने बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं जिनके लिए हम बहुत बड़े बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इतने बड़े यूनिट के सन और अर्थ के बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको भी हमने एक यूनिट बनाया और उसको नाम दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन सब चीज़ के बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो यूनिट सिस्टम क्या होता है कि हम हमारी सुविधा के लिए कुछ फिक्स यूनिट्स को, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स को एक ग्रुप बना के और एक साथ काम में लेते हैं। कि किलोग्राम जो है वो मास के मेजरमेंट के लिए, मीटर जो है वो लेंथ के मेजरमेंट के लिए, और सेकंड जो है वो टाइम के मेजरमेंट के लिए हम काम लेते हैं। और हमने इन तीनों यूनिट्स को साथ में रखा, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, और एक यूनिट सिस्टम बनाया जिसे बोलते हैं हम MKS यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? MKS यूनिट सिस्टम। तो यहां हम लिखेंगे MKS। व्हाट इज MKS यूनिट सिस्टम? MKS यूनिट सिस्टम क्या है? M stands for मास, मीटर, K stands for किलोग्राम एंड S stands for सेकेंड। ये तीन क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम के लिए हमने एक ग्रुप बनाया यूनिट्स का, जिसको हम एक सिस्टम में रखते हैं, और सिस्टम का नाम है MKS यूनिट सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड यूनिट सिस्टम। ऐसे ही हम एक सिस्टम लेते हैं जिसका नाम है CGS, वेयर C stands for सेंटीमीटर, G stands for ग्राम एंड S stands for सेकेंड। ऐसे ही एक और यूनिट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम FPS, विच इज कॉल्ड, F stands for फुट, P stands for पाउंड एंड S stands for सेकेंड। तो ये तीन यूनिट सिस्टम है जिसमें हमने तीन यूनिट्स के जो है ग्रुप रखे हुए हैं। यदि हम इस यूनिट सिस्टम के अंदर मेजरमेंट करते हैं तो हमें लेंथ के लिए, लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मास के लिए, मैं गलत लिखा, यहां पर हम मास ले रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं हम लेंथ। तो लेंथ के लिए हमने इस्तेमाल किया मीटर का, मास के लिए हमने इस्तेमाल किया किलोग्राम का, और टाइम के लिए इस्तेमाल किया सेकंड का। सिमिलर इन दोनों यूनिट्स के अंदर CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर का, मास के लिए ग्राम का और टाइम के लिए सेकंड का। एंड FPS यूनिट सिस्टम के अंदर फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी कन्वीनियंट है, अपनी सुविधा है। जिस यूनिट सिस्टम का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है। एक और यूनिट सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और जो ब्रॉडली हम लोग काम लेते हैं। उस यूनिट सिस्टम का नाम है SI यूनिट सिस्टम, विच इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रखा गया है, यानी कि टोटल 9 क्वांटिटीज हैं इस सिस्टम के अंदर। और उन 9 क्वांटिटीज से हम लगभग हमारी सारी फिजिक्स जो है आगे पढ़ेंगे। लगभग क्या, पूरी फिजिक्स ही उन्हीं क्वांटिटी से पढ़ेंगे हम। वो 9 क्वांटिटीज से मिला के ही कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो हम बनाएंगे, और SI यूनिट सिस्टम को ही हम हमारा बेस सिस्टम मान के और उसी को हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे और उसी को ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे SI यूनिट सिस्टम। SI सिस्टम जो है उसका पूरा जो नाम है, ये एक फ्रेंच नाम इसका है, ले सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल से इसका नाम SI यूनिट सिस्टम रखा गया। तो हम जो यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे SI यूनिट सिस्टम, और हर जगह हम ज़्यादातर इसी यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, हमारे फिजिक्स में भी और ज़्यादातर एवरीडे लाइफ में भी हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट सिस्टम, इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने साइंटिस्ट ने शामिल किया है, हम उसमें पढ़ते हैं इनको। तो ये जो क्वांटिटीज हैं 7, इनको मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इनकी एक लिस्ट है, वो आपकी बुक्स में भी है, लेकिन हम एक एक करके उन लिस्ट को उनको लिखेंगे और उसके बाद उनको समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वांटिटी का नेम, फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ हम लिखेंगे उसका सिंबल, और यहाँ लिखेंगे हम उसका यूनिट। तो पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज मास।
क्वांटिटी कौन सी है पहली? मास। हम इसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैपिटल M और यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम, kg। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, सिंबल L एंड यूनिट इज मीटर। थर्ड वन इज टाइम, symbol is T and unit is S for second. Fourth is temperature and symbol is used which is K और else theta। ये दोनों ही सिंबल हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, K भी सही है और थीटा भी सही है, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज केल्विन, और वी कैन राइट इज एट K। पांचवी नंबर की जो है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सिंबल इज यूज्ड कैपिटल A एंड द यूनिट इज एम्पियर। ये सब जानते हैं हम लोग। फटाफट से आप इनको उतार लीजिए, मैं दो क्वांटिटी और लिखवाता हूं आपको। अपने वीडियो को पॉज करें और आप इनको उतार लें। फर्स्ट इज मास, सिंबल M, यूनिट किलोग्राम, लेंथ सिंबल L, यूनिट मीटर, टाइम सिंबल T, यूनिट सेकंड, टेम्परेचर सिंबल K एंड थीटा, यूनिट केल्विन, एंड इलेक्ट्रिक करंट A एंड यूनिट सिंबल इज A एंड यूनिट इज एम्पियर। 11-12 के पूरे कोर्स के दौरान हमको यही जो क्वांटिटीज हैं वो ज़्यादातर काम आएंगी। इसके बाद की जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे जो दो बची हुई क्वांटिटी है वो थोड़ा कम काम आएंगी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं। हमको इन क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, जो किताब में आपको बुक में दे रखी है उनकी डेफिनेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अपनी जानकारी के लिए आप एक बार उन डेफिनेशंस को पढ़ लें, उनको रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 क्वांटिटी ये है, आप वीडियो पॉज करके इनको लिख लीजिएगा। और जो छठी और सातवीं क्वांटिटी है हमारी 6-7 दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Luminous intensity is the measurement of intensity of light coming out from any source of light. So symbol is used which is CD and unit is also CD, which is called candela, CANDELA. Candela is the unit for luminous intensity. And last physical quantity is called quantity of substance. Quantity of substance, unit is symbol is mole, or we can write it as M or small m, and the unit is mole. हम सिंबल भी मोल इस्तेमाल करेंगे और यूनिट भी मोल इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं ये SI यूनिट सिस्टम के अंदर इनको रखा गया है, और हम इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से कई सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज को भी बनाएंगे। बहुत जितनी भी अब क्वांटिटीज बची हैं फिजिक्स में, आप जिनका भी नाम सुनेंगे आप, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, और जितनी भी क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन है, एरिया है, ये सारी की सारी जो हैं वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से हम बना सकते हैं, इससे ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, आप वीडियो पॉज करके लिखते रहिए साथ में। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं जो SI यूनिट सिस्टम के अंदर जिनको शामिल किया गया है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो जो पहली क्वांटिटी है इसमें, द फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज एंगल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन एंगल और प्लेनर एंगल। प्लेन एंगल ये वही एंगल है जिसको आपने बचपन से अब तक मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि the figure which is subtended by 2 rays on the intersection point of rays is called angle। ये जो फिगर है वो क्या कहलाती है? एंगल कहलाती है। अब यहाँ पर दिस इज द आर्क, ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं ये सारी बातें। दिस इज आर्क AB एंड दिस इज called the radius, let be small r. So formula of angle will be
एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस. So the figure subtended by two rays at the intersection point is called angle theta, or we also can the figure subtended by any circular arc on the center of circle is called angle. So सर्कुलर आर्क की वजह से ये जो फिगर सबटेंड हुई है इसको हम एंगल कहते हैं. ये जो मेजरमेंट है इन दोनों लाइंस का एक दूसरे से कितना स्लोप है, कितना झुकाव दो लाइंस के बीच में होगा, उस झुकाव को ही हम एंगल नाम से जानते हैं. हम ये एंगल जो है आपको बताता है कि दो लाइंस के बीच में स्लोप कितना है, उनके बीच में जो झुकाव है, जो ढलान है वो कितनी है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सर्किल है, अगर ये सर्किल इस तरह से पूरा होता, ये पूरा सर्किल होता है इस तरह से, तो एक पूरा सर्कल उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, ये अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कंप्लीट सर्कल. पूरे सर्कल का जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, विच इज 2 पाई आर, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, and divided by r. So the angle subtended on the center of a circle by its circumference is 2 pi radian. इतना एंगल जो है वो कोई सर्कल की सर्कमफेरेंस उसके सेंटर पे सबटेंड करती है. वी वेंट टू द फॉर्मूला. फॉर्मूले में है 2 pi r is the arc of the circumference, arc length of the circumference, and r is the radius. कोई सर्कल जो है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा पूरा, that angle is 2 pi radians. So this is called planar angle, और केवल एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं. ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द प्लेन एंगल थीटा. तो ये है प्लेन एंगल. तो ये एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिसको एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है. नेक्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. So what do you mean by solid angle? सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल शेप. सर्कल जो है वो एक 2 डायमेंशनल शेप है, उसको हम किसी प्लेन पे, इस बोर्ड के प्लेन पे या कागज के प्लेन पे बना सकते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, आपके पास एक बल्ब है जिसमें जो बल्ब जल रहा है, स्पॉटलाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उस बल्ब का. उस बल्ब से जो लाइट रेज निकलती हैं वो किस फॉर्म में आगे निकलेंगी, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो उस बल्ब से जो लाइट रेज निकलेंगी आगे वो एक कोन की फॉर्म में निकलती है, एक शंकु के आकार में, एक कोनिक फॉर्म में आगे निकलती है. इस तरह से यूं आगे इमर्जेंट होती है, एक दूसरे से दूर हटती हुई चली जाती हैं. तो अगर किसी सोर्स से अगर कोई लाइट निकलती है तो वो लाइट आपको इस तरह से एक कोन की फॉर्म में आगे जाती हुई दिखाई देगी. इस तरह से वो लाइट आपको आगे जाती हुई दिखाई देगी अगर एक बल्ब से निकलने वाली लाइट को हम कंसीडर करें. तो जैसे दो लाइनों के बीच में एंगल बनता है, अगर हम ऐसा कोई सॉलिड एरिया लें, जैसे आपने स्पॉट लाइट्स में भी देखा हुआ, स्टेज पर कोई फंक्शन होते हैं तो ऊपर से एक कोन के शेप की स्पॉट लाइट आती है व्यक्ति के ऊपर, और वो एक गोला सा जमीन पे, एक सर्कल टाइप सा जमीन पे बनाती है. तो वो जो सॉलिड सर्कल जो चला हुआ आ रहा है इस तरह से, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखिए आप, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर जगह जहां पर भी आप देखेंगे इस तरह से एक सर्कुलर शेप आपको दिखाई देगी, जो आइसक्रीम वाला कोन आप खाते हैं. तो ये जो सर्कुलर एंगल बन रहा है, ये पूरा जो एंगल है, इस पूरे एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा. क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल. ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. आप लोगों ने कभी तरबूज खाया? तरबूज, वाटरमेलन. जब आप सब्जी वाले से तरबूज खरीदते हैं तो वो आपको उसमें से एक टुकड़ा काट के चाकू से निकाल के दिखाता है कि देखिए ये लाल है और मीठा है. उस टुकड़े की शेप को आप अपने दिमाग में याद कीजिए, वो टुकड़ा किस तरह का होता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का होता है टुकड़ा. वो जो तरबूज का टुकड़ा होता है जो सब्जी वाला आपको निकाल के दिखाता है, वो टुकड़ा कुछ इस तरह की शेप होती है कि इस तरह का एक टुकड़ा निकाल के और वो हमको दिखाता है. तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा
जैसे मैंने कोन में दिखाया उस तरह सिमिलर एक इस तरह का जो एंगल है वो यहां बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड दैट सॉलिड एंगल ओमेगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो फॉर्मूला है, जैसे हम प्लेन एंगल में लिखते थे आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर आर्क की जगह ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को लेंगे, दैट इज एरिया ए बी सी डी, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल आर्क वी कैन से। तो सॉलिड एंगल ओमेगा विल हैव द वैल्यू एरिया ए बी सी डी and divided by radius square. What is the formula of solid angle? The area ABCD, area of this part, and divided by the square of the radius of that spherical arc. तो मान लीजिए यदि एक पूरा स्फेयर अगर उसके सेंटर पे एक सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा तो कितने रेडियन का करेगा। जैसे हमने बताया था कि जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल के अंदर जो ये आर्क एरिया सबटेंड करता है, अगर ये पूरा सर्किल हो, अगर इस तरह से ये पूरा एक सर्किल होता तो कितना एरिया, कितना एंगल सबटेंड करता है, विच इज 2 पाई रेडियन। अगर ये पूरा का पूरा एक स्फेयर होता तो एक स्फेयर उसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो पूरे स्फेयर का एरिया, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्फेयर ऑन इट्स सेंटर विल बी द एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का एरिया विच इज 4 पाई r square and divided by the square of the radius of that sphere which is r square, and you will get the value of solid angle subtended by the spherical area on its center which is 4 pi radians। यानी कि एक स्फेयर अपने सेंटर पे कितने डिग्री का जो सॉलिड एंगल है वो सबटेंड करेगा, वो होगा 4 पाई रेडियन। ये सॉलिड एंगल का एरिया है, सॉरी फॉर्मूला है, और यहां से हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस जो पार्ट है उसका एरिया, लेट द एरिया ऑफ दिस पार्ट बी ए एंड रेडियस इज आर स्क्वायर, देन द सॉलिड एंगल ओमेगा विल बी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दैट एरिया कैन हैव एनी वैल्यू, द रेडियस कैन हैव एनी वैल्यू, एंड यू विल गेट दैट एंगल। तो ये जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इन दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर शामिल किया गया है। आपको जो भी चीज़ें नोट करनी है वो अपनी वीडियो पॉज करके आप उनको आराम से उतार लीजिए। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों को हम जो है एसआई यूनिट सिस्टम की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज थी, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सारी क्वांटिटीज हम अपने आगे वाले जो कोर्सेज हैं उन सब में पढ़ेंगे, और इन्हीं की सहायता से हम और जो क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 3, जो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ सिलेबस जो 11th क्लास का आपका है, उसमें वही तीनों क्वांटिटी हमारे काम आएंगी। और उन 3 क्वांटिटीज से रिलेटेड जो भी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस क्वांटिटी को लेते हैं, दैट क्वांटिटी इज मास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मास के बारे में। नंबर 1 है मास। तो मास के कुछ सिंपल यूनिट्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मास का जो यूनिट हम लेते हैं दैट इज किलोग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, और एल्स वी कैन राइट इट एज 10⁻³ ग्राम। हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, विच इज 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम्स, और एल्स वी कैन राइट 1/10⁻, kilograms, और equals to 1/10⁻³ kilograms, or we can write 10⁻³ kilograms. So 1 gram is equivalent to 10⁻³ grams. हमने केवल उल्टा करके उसको इंटरचेंज किया है। तो ये आप सब जानते हैं, ये सिंपल है, हमने पहले पढ़ रखा है। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, विच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए जल्दी से। 9.1 × 10⁻³
किलोग्राम। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे दैट विल बी 3 पावर्स लेस देन दिस वैल्यू, सो दैट विल बी, अरे सॉरी, ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो, अगर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। मैं गलती से सेंटीमीटर बोल गया, ये किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पावर्स जो है वो यहाँ से हम हटा देंगे, दैट विल बी -28 ग्राम्स। What is the mass of proton? Mass of proton is 1.67 multiplied by 10⁻⁻27 kilograms, or else we can write in grams is 1.67 into 10⁻⁻24 grams, and this value is nearly equal about the mass of neutron. So mass of neutron and mass of proton has almost same values. न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग एक जैसा होता है, तो इनको हम नोट कर सकते हैं, ये छोटे पार्टिकल्स के जो मास है। इसके बाद हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मास है ये केवल नॉलेज की हमको याद रखना है, विच इज 6 इंटू 10⁻24 kilograms, that is mass of earth. And finally we will write the mass of sun. ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ शायद। तो मास ऑफ सन इज 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, दैट इज मास ऑफ सन। तो ये मास के कुछ यूनिट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए, इनको हमेशा याद रखें आप और इनको अपनी कॉपी में आप लिख लें। एक और यूनिट होती है मास की, जो बहुत सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपने लिख लिया होगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, that is called Chandrasekhar unit, which is called Chandrasekhar unit. 1 CSU is called 1 Chandrasekhar unit, and 1 Chandrasekhar unit has the value of mass which is 2.8 into 10⁻30 kilograms. It is larger than the mass of sun also. So this is the largest unit of mass we study about is 1 CSU, 1 Chandrasekhar unit, which is equal to 2.8 into 10⁻30 kilograms. तो ये मास की सबसे बड़ी यूनिट है, इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो ये मास के कुछ यूनिट से ये हमको हमेशा याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे जो हम क्वांटिटी लेंगे दैट इज लेंथ। लेंथ के यूनिट बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे करके उन यूनिट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्मल यूनिट पढ़ते हैं लेंथ के, जो बेसिक यूनिट है। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, और वी कैन राइट 10⁻³ मीटर्स। उल्टा लिख सकते हैं हम 1 मीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 kilometers, or 1 by 10⁻³ kilometers, or else we can write 10⁻³ kilometer. Similarly, we can have relation between meter and centimeter. So that is 1 meter is equal to 100 centimeter equals to 10⁻² centimeter, and so 1 meter equals to 100 centimeter equals to 10⁻² centimeter. और इसका उल्टा भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मीटर के लिए निकाला था। ऐसे सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो ये सिंपल से यूनिट है। इसके बाद कुछ यूनिट और हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। 1 फुट 1 फुट इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 इंचेस। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इनटू ईच अदर। यूनिट्स को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं आसानी से इन छोटे छोटे कन्वर्जन्स का इस्तेमाल करके। इसके अलावा लेंथ के कुछ छोटे यूनिट्स हैं, कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, और कुछ लार्ज यूनिट हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ छोटे यूनिट लेंथ के, स्मॉलर यूनिट्स। तो लेंथ के जो स्मॉलर यूनिट हैं, स्मॉलर यूनिट्स
उसमें पहला यूनिट जो हम देखेंगे दैट इज माइक्रोन, 1 माइक्रोन, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि 10⁻⁻6 is called micro, and when this micro is used in the context of length, जब हम लेंथ के साथ माइक्रो लगाते हैं उसको हमने नाम दिया 1 माइक्रोमीटर, है ना। एक माइक्रोमीटर is called 1 micron, so that is 10⁻⁻6 meter. The second one is 1 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meters. Another unit is 1 X-ray unit, and that is equal to 10⁻13 meters. And the last one is 1 Fermi, which is equal to 10⁻15 meters. That is 10⁻15 meter. हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था 10⁻15 is equal to Fem2. But Fem2 when is used in the context of length we call it Fermi, and 1 Fermi is equal to 10⁻15 meters. तो ये लेंथ के छोटे यूनिट्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ बिहेवियरल यूनिट्स होते हैं, जैसे माइल्स है, 1 माइल इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 और 1.6 किलोमीटर्स, है ना। और नॉटिकल माइल्स होते हैं, काफ़ी सारे इस तरह के छोटे बिहेवियरल यूनिट होते हैं, लेकिन हमको उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने जो भी यूनिट अभी पढ़े हैं आपको इनसे ज़्यादा यूनिट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीन यूनिट जो लेंथ के बड़े होते हैं, जो लार्ज यूनिट हैं, जो बड़ी डिस्टेंसेस के लिए, प्लेनेटरी डिस्टेंसेस के लिए, 2 प्लेनेट्स के बीच में, 2 स्टार्स के बीच में मेजर करने के लिए काम लेते हैं, वो 3 यूनिट हैं। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लाइट ईयर और एक पारसेक विच इज कॉल्ड पैरालैक्टिक सेकेंड। वो तीनों जो लार्ज यूनिट हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।